बिहार के सभी जिले का नाम है और सभी जिले के अभ्यर्थी इसमें क्या किए हैं साथियों, पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं साथियों, यहां पे देखिए जो अरवल जिला है, अरवल जिला से 30 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। इसके अलावा बेगूसराय जिला से 72, भागलपुर जिला से 98 अभ्यर्थी, भोजपुर जिला से 105 अभ्यर्थी, साथ ही साथ यहाँ पे आ जाइए गया जिला से 138 अभ्यर्थी। उसी प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पे नवादा, नालंदा, पटना से 132 अभ्यर्थी। उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे देख लीजिए सारण से 128 अभ्यर्थी। लगभग 3500-4000 अभ्यर्थी आज टेस्ट दिए। प्रतिदिन 1-1000 की संख्या में अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हम लोग का टारगेट है कि एग्जाम आते आते लगभग 1 लाख तक अभ्यर्थी पार्टिसिपेट अगर कर लेते हैं साथियों, तो हम लोग कट ऑफ भी बताएंगे और भी बहुत सारी चीज उससे हम लोग जारी करने वाले हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी अभी टेस्ट सबमिट करते हैं और अभी अपना रैंक खोजते हैं, तो साथियों अभी नहीं मिलेगा। ये बनिया का दुकान नहीं है कि गए पैसा दिए नमक दाल तेल लेकर के आ गए। ये सब काम है, प्रोफेशनल काम है, तो प्रोफेशनल काम में समय लगता है। अर्थात आप टेस्ट अपना 1 बजे 2 बजे सबमिट किए तो आपको इंतजार करना होगा मेधा सूची के लिए। हम लोग 6 बजे के बाद मेधा सूची बनाने का कार्य करते हैं। जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं कि आज 16 जून है और 16 जून को बिहार पुलिस मेगा मॉक टेस्ट का जो हम लोगों के द्वारा आयोजन किया गया था यह समाप्त हो चुका है। साथियों यह मेगा मॉक टेस्ट 5वां था। प्रतिदिन एक बिहार पुलिस को टारगेट करते हुए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और विगत वर्षों में आए हुए सवाल है। इसके अलावा कुछ उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। साथियों यह कंटिन्यू आप लोगों का 30 दिन चलेगा और 30 दिन में आपको हम लोग इस प्रकार से तैयार कर देंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आप एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथियों टेस्ट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, तो उस सवाल को मैं अभी आपको 5 मिनट का टाइम लूंगा और उसको मैं खत्म करूंगा, है ना, ताकि आगे जो हम लोग टेस्ट कराने वाले हैं, अभी 25 टेस्ट मिलेगा, तो उस 25 टेस्ट में आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर पाएंगे या आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद से हम आएंगे एनालिसिस करेंगे जो आज 5 जून का पेपर हुआ है, 16 जून का जो 5वां टेस्ट हुआ है इसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला नंबर चीज, टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों ने आपको एक नंबर दिया है। नंबर जो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, ये नंबर आप लोग देखिए। इस नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सएप में हाई लिखना है, आपको कॉल नहीं करना है और ना ही मैसेज के टेक्स्ट बॉक्स में आपको टेक्स्ट करना है। सिर्फ व्हाट्सएप पे आप हाई लिखिए। जैसे ही हाई लिखेंगे बाय डिफॉल्ट आपके फोन में एक व्हाट्सएप का लिंक चला जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके अब एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि सर टेस्ट भेजिए टेस्ट भेजिए टेस्ट भेजिए, नहीं, आपको वेट करना होगा। प्रतिदिन 12 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग रह रहा है। उसके बाद से हम लोग आगे भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम को 6 बजे तक भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन 12 बजे से 2 बजे का जो टाइमिंग है साथियों यह पिक टाइमिंग है। अच्छा टाइमिंग वही है क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम भी होने वाला है 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही होने वाला है। तो आप उस बीच में आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। सारा जानकारी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा, तो आपको इंतजार करना होगा। अगर आप यदि आज जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इंतजार करिए, कल के लिए इंतजार करिए। साथ ही साथ जो भी मैसेज होता है वो मैसेज हम लोग ग्रुप के माध्यम से भी डाल रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो उसका डीपी है, ग्रुप का जो प्रोफाइल पिक्चर है, उसको हम लोग बदली कर करके अपडेट भी देते रह रहे हैं कि अभी आपका रैंक जारी होगा, अभी आपका टेस्ट इतना बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ये QR कोड है, स्कैन करके आप लोग क्या कर लीजिए, टेस्ट दे दीजिए। तो सबसे पहले जो भी लोग जुड़ रहे हैं ना, आप लोग एकदम घबराहट पैदा मत करिए। घबराहट के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग आपके लिए काम करते हैं। दूसरा नंबर चीज, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हम QR कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों CDA की टीम आपको अब QR कोड स्कैन करना नहीं सिखाएगी, इतना आपको QR कोड स्कैन करने आना चाहिए। आप लोग दुकान पे जाते हैं तो कैसे QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फोन पे है, गूगल पे है, व्हाट्सएप पे है, कोई भी स्कैनर है आप स्कैन कर सकते हैं। या अगर कुछ नहीं पता है तो मोबाइल पे गूगल लिखिए, गूगल के बगल में जस्ट आप लोग जहां सर्च इंजन है, जहां आप लोग सर्च करते हैं, उसके बगल में एक कैमरा बना हुआ है, उस पर टच करेंगे तो सीधे गैलरी में ले जाएगा और गैलरी से QR कोड को आप वहां सेलेक्ट कर लीजिए। QR कोड सेलेक्ट करेंगे साथियों तुरंत लिंक आ जाएगा टेस्ट का, क्लिक करेंगे टेस्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला नंबर चीज, जो भी स्कैन नहीं कर पा रहे हैं QR कोड, है ना, आप लोग स्कैन करना सीखिए और उसके लिए मैसेज करने का जरूरत नहीं है कि सर हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा नंबर चीज, बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है, सर हम तो स्कैन कर ले रहे हैं उसके बाद भी हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है, कारण क्या है साथियों, 12 बजे क्या हो रहा है, बहुत हैवी ट्रैफिक आ जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। आज का ही टेस्ट है साथियों, लगभग 3500-4000 अभ्यर्थियों आज टेस्ट दिए हैं। प्रतिदिन 1-1000 की संख्या में अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हम लोग का टारगेट है कि एग्जाम आते आते लगभग 1 लाख तक अभ्यर्थी पार्टिसिपेट अगर कर लेते हैं साथियों, तो हम लोग कट ऑफ भी बताएंगे और भी बहुत सारा चीज उससे हम लोग जारी करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को भागीदारिता दिलाने के लिए हम लोग का टारगेट है।
है। तो अभ्यर्थी जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, लिंक किसी किसी का क्रैश कर जा रहा है, खुल रहा है, कोई 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक जा रहा है तो फिर स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, मैं बार बार कहता हूं आप लोग पेशेंस रखिए। अगर आप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक चले गए, फिर से अगर री स्टार्ट हो गया तो साथियों आप 30 से बनाइए, 30 से बनाएंगे तो आगे आपका कंटिन्यू होगा। जितना आप बना चुके होंगे उतना क्या रहेगा, सेफ रहेगा आपका क्वेश्चन, वो आपका डिलीट होने वाला नहीं है। दूसरा नंबर चीज, ये जो सर्वर का इशू आ रहा है तो इस सर्वर का इशू भी हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं। संभवतः कल का जो अगला टेस्ट होगा मेगा मॉक टेस्ट 6, उसमें सर्वर का समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कर रहे हैं, अब आपको लिंक जनरेट करके दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिंक जनरेट करके दे देंगे तो जो ट्रैफिक है वह ट्रैफिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको बता दूं कि जो हम लोगों का टेस्ट हो रहा है इसमें पूरे बिहार के सभी अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर्वर को लेकर के जिन या अभ्यर्थियों को समस्या है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से और अच्छा से सर्वर का इशू हम लोग दूर करेंगे। पांचवा नंबर चीज साथियों, आपको बता दूं बहुत ऐसे अभ्यर्थी आज के टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किए थे, इसमें 500 अभ्यर्थियों के 0 मार्क्स हैं। 500 अभ्यर्थियों के 0 मार्क्स हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, वो अभ्यर्थी टेस्ट ओपन किए और सबमिट करके चले गए। सबमिट करके जाने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। पहला नंबर चीज कि वो टेस्ट देने आए और दे करके टेस्ट उनको लगा कि यार खुल नहीं रहा है, चलो छोड़ के भागो, ये बकवास है ना, और उनको ये लगता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास समय नहीं है, अगर वो समय नहीं दे सकते हैं हम लोगों का टेस्ट लगाने के लिए, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको टेस्ट देने का जरूरत भी नहीं है। आप लोगों के लिए बाजारू कंटेंट पड़ा हुआ है, बाजारू क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के वही क्वेश्चन लगाइए। अगर अच्छी चीजों को आपको लगाना है तो आपको वेट करना होगा। अगर सर्वर में थोड़ा डिले हो जा रहा है तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप 12 बजे नहीं 1 बजे टेस्ट लगाइए, 1 बजे नहीं 2 बजे लगाइए, 2 बजे नहीं 3 बजे लगाइए, 6 बजे तक हम लोग टाइमिंग रखें। जिन अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके फोन में सब चीज सही चल रहा है उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो अगर जिसके पास पेशेंस है आप लोग टेस्ट दीजिए, अगर पेशेंस नहीं है तो आप लोग टेस्ट नहीं दीजिए, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद से डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद से साथियों हम लोग एक एक चीज क्या करते हैं आपको बताने का कार्य करते हैं। इसमें मेहनत लगता है और आप लोग एक झटके में बोल देंगे ना कि सर ऐसे नहीं ऐसे, है ना, आप लोगों का घटिया है व्यवस्था, तो हम आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग टेस्ट छोड़ के चले जाइएगा। आज का जो टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट का यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा, है ना, बार बार मैं कहता हूं आपको पीडीएफ चाहिए, तो यहां पे क्यूआर कोड जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो में हम लोग रैंकिंग और लिस्ट जारी करते हैं, है ना, क्यूआर कोड के माध्यम से जारी करते हैं। ये भी आप लोग सीख जाइए। यहां पे जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है इसको आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके आज के टेस्ट का आप रैंकिंग जान जाइए। हो सकता है कि इस लिस्ट में 1-2 अभ्यर्थियों का नाम नहीं हो, है ना, तो आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। वो सब चीज हम लोगों के डेटा में कलेक्ट है। हम लोग जैसे ही 5, 6, 7, 10 टेस्ट कंप्लीट हो जा रहा है साथियों, वैसे ही हम लोग एक फाइनल बनाएंगे लिस्ट, ताकि फाइनल लिस्ट बनाएंगे कि कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं प्रत्येक टेस्ट में, और फिर उनका क्या रिजल्ट रहा है वो हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिश करने का कार्य करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। एक चीज और है, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी टेस्ट सबमिट करते हैं और अभी अपना रैंक खोजते हैं, तो साथियों अभी नहीं मिलेगा। ये बनिया का दुकान नहीं है कि गए न पैसा दिए नमक दाल तेल लेकर के आ गए। ये सब काम है, प्रोफेशनल काम है, तो प्रोफेशनल काम में समय लगता है। अर्थात आप टेस्ट अपना 1 बजे 2 बजे सबमिट किए तो आपको इंतजार करना होगा मेधा सूची के लिए। हम लोग 6 बजे के बाद मेधा सूची बनाने का कार्य करते हैं। 6 बजे तक हम लोग सभी अभ्यर्थियों को टेस्ट दिलवाने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद से हम लोग क्या करें, मेधा सूची तैयार करें कि ज्यादा अभ्यर्थियों में आपका क्या रैंक है। शुरुआत में हम लोग 2 घंटा के अंदर ही हम लोग जारी कर दे रहे थे, लेकिन हम लोग उस चीज को चेंज कर दिए हैं। हम लोग अब 6 बजे के बाद जब वीडियो अपलोड होता है उसी समय या उसके थोड़ा देर पहले हम लोग मेधा सूची जारी करने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद है आपको सारा डाउट खत्म हो गया होगा। आइए आपको मैं एक चीज दिखाता हूं साथियों। पहला नंबर चीज, जो भी अभ्यर्थी नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या हम लोगों के चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से जो भी अपडेट या कंटेंट दिया जाता है, 1 नंबर का कंटेंट दिया जाता है। हम लोग जो देते हैं तो हम लोग एकदम ताल ठोक के भी बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने दिया है। यहां पे आ जाइए साथियों, आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं। साथियों मैं टेस्ट करवाया था, जो सेकेंड टेस्ट था, मेगा मॉक टेस्ट सेकेंड वाला। मेगा मॉक टेस्ट सेकंड में यहाँ पे
अभ्यर्थियों 2000 प्लस अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं 2000 तक के अभ्यर्थियों का ऐसे ही मैं स्क्रीनशॉट लिया था कि कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किस जिला से कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए, और मैं आपको पाई चार्ट भी दिखाता हूँ, प्रत्येक दिन पाई चार्ट दिखाता हूं कि देखिए इस जिला से इतने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ 2-3 चीज डेमो दिखा रहा हूं, है ना। पहला नंबर चीज देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दिए, बिहार के सभी जिले का नाम है और सभी जिले के अभ्यर्थी इसमें क्या किए हैं साथियों, पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं साथियों, यहाँ पे देखिए जो अरवल जिला है, अरवल जिला से 30 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। इसके अलावा बेगूसराय जिला से 72, भागलपुर जिला से 98 अभ्यर्थी, भोजपुर जिला से 105 अभ्यर्थी, साथ ही साथ यहाँ पे आ जाइए गया जिला से 138 अभ्यर्थी। उसी प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पे नवादा, नालंदा, पटना से 132 अभ्यर्थी। उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे देख लीजिए सारण से 128 अभ्यर्थी, सिवान जिला से 132 अभ्यर्थी, वेस्ट चंपारण से 81 अभ्यर्थी। कहने का मतलब ये है ना साथियों कि पूरा बिहार इस टेस्ट को पूरा बिहार दे रहा है, और पूरा बिहार जो टेस्ट दे रहा है ना साथियों, उस टेस्ट में आपका क्या लेवल है ये चीज हम लोग बताने का कार्य कर रहे हैं। अदर आप लोग जो भी टेस्ट देते होंगे उस टेस्ट में आपको इस तरह से जिलावार नहीं बताया जाता होगा कि आप जिस टेस्ट में बैठे हैं उस टेस्ट में बिहार के अन्य जिला से कितने अभ्यर्थी बैठे हैं और उसमें आपका क्या लेवल रहा है, क्या कंपटीशन रहा है, ये आपको कोई बताने का कार्य नहीं करता है। ये चीज हम लोग बता रहे हैं। और कट ऑफ का बात है ना साथियों, मैं बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही डेटा कलेक्ट होगा ना साथियों, हम लोग एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देंगे 100% कि क्या कट ऑफ जा सकता है, किस प्रकार का पेपर आएगा तो कितना कट ऑफ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए, लिंक को शेयर करिए। नंबर आपको मिल ही गया है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, हाई लिखना है, हाई करके ग्रुप में जुड़ जाना है। बाकी का सारा मटेरियल वहीं पे क्या होगा, मिल जाएगा। और आपको मैं एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल भी तैयार कर रहा हूं। जो मैं स्पेशल तैयार कर रहा हूं साथियों वो आपको मिल जाएगा, समय आएगा तो मिल जाएगा, आपको बस इंतजार करना है। मैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा जो एग्जाम के ओरिएंटेड रहेगा, और उसको आपको एक बार क्या करना है, यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करके रिजल्ट बना लेना है। बस इतना ही मैं कहूंगा। तो साथियों बिहार के सभी जिला के अभ्यर्थी दे रहे हैं। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, या पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर कोई नकारात्मक से भरा होगा तो वह अभ्यर्थी जा सकता है ना। चलिएगा, आज का टेस्ट है साथियों जो 16 जून को समाप्त हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं पाई चार्ट लेकर के आया था, यही वाला पाई चार्ट है जो सभी जिला के अभ्यर्थी, आप किस जिला से हैं साथियों। 705 अभ्यर्थी अभी टेस्ट दिए हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, है ना। ऐसे स्थिति में साथियों यहां पे देख लीजिए, ये जो चार्ट है सभी जिला का है। नीचे वाला जो चार्ट है ना, यहां पे कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, ये उसका पाई चार्ट है। उम्मीद है आपको ये दो चीज समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, अब इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन के एनालिसिस पे, और क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन पे समय देने लायक होगा उस क्वेश्चन पे हम लोग समय देंगे, जिस क्वेश्चन को जल्दी करना होगा उसको निकालना होगा तो हम लोग फटाफट निकालने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। साथियों एक चीज और है, टेस्ट देंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन इधर उधर हो जाए, है ना। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। आप लोग एनालिसिस देखिए, एनालिसिस में मैं हर चीज करेक्ट कर देता हूं। अगर आप टेस्ट दिए, टेस्ट में एक दो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया, एक दो नंबर कम आ गया, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है साथियों। आप लोग एनालिसिस देखिए, एनालिसिस में सब चीज ओके कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। साथियों आज के टेस्ट में क्वेश्चन कुछ अलग अलग जिला में अलग अलग भी हम लोग दिए थे। आपको बता दूं, बिहार पुलिस में बहुत ऐसे जिले थे जहां पे अलग अलग पेपर आ रहे थे। लास्ट ईयर 21,391 पदों में प्रमंडल वाइज पेपर को सेट किया गया था। तो आज हम लोग टेस्ट जो सेट किए हैं इसमें भी पेपर आप देखेंगे अलग अलग जिला में, अलग अलग लगभग कुछ जिला में मिलेगा। क्वेश्चन का कुछ हम लोग बदलाव भी किए हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं इस पेपर का एनालिसिस, तो उन अभ्यर्थियों का है जिन अभ्यर्थियों के टेस्ट में सेक्शन बना हुआ था। क्वेश्चन 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 के बाद 3 आ रहा था, उनका ये पेपर है ना। चलिए तो उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से क्या अभिप्राय है। साथियों यहां पे देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये बिहार प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कह रहा है कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से क्या अभिप्राय है।
सबसे पहला नंबर चीज, बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो कायांतरित चट्टान से ही उनका कोई लेना देना नहीं है, आज तक सुने भी नहीं होंगे, कुछ ही अभ्यर्थी क्या होंगे, सुने होंगे। साथियों आपको बता दूं, जब अधिक तापमान बढ़ता है ना, और अधिक दाब बढ़ता है, ऐसे स्थिति में जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी के अंदर की, वो सभी के सभी चट्टानें क्या करती हैं, है ना, या स्थल खंड की जो भी चट्टानें हैं साथियों, वह अपना रूप परिवर्तित करती है। तो वह जो रूप परिवर्तित करती है अधिक तापमान और अधिक दाब के कारण, तो उसे हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टानें। उस तरह से निर्मित जो चट्टानें होती है कायांतरित चट्टानें उसको कहते हैं। और कभी कभी तापमान और दाब इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह चट्टानें सीधी हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? सीधी एक रेखा में हो जाती है। तो इस तरह की घटना को हम लोग कहते हैं पतरण। क्या कहते हैं? पतरण। तो ये सवाल पूछा है कि कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिकों का निर्माण होना। दूसरा, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, कुछ शैलों या कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में, है ना, व्यवस्थित हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और 43.8% अभ्यर्थियों ने इसको सही जवाब दिया है। जब तक इस क्वेश्चन को 699 अभ्यर्थी अटेम्प्ट किए थे, उसमें 43.8% सही जवाब देने का कार्य किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर्वत से क्वेश्चन है साथियों। यहां पे पूछा गया है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। साथियों आपको बता दूं, दुनिया का जो सबसे प्राचीन वलित पर्वत है यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। कभी यह हिमालय की तरह ऊंचा हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे करोड़ों वर्षों में आपको बता दूं साथियों कि हवाओं ने, वर्षा ने, धूप ने इस अरावली पर्वत को काट छाट करके छोटा कर दिया है, और आज अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत हो गया है। अगर बात किया जाए दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन है साथियों, तो दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का विस्तार साथियों दिल्ली से लेकर के गुजरात तक इसका विस्तार है। अगर बोला जाए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर चोटी। और यह जो गुरु शिखर चोटी है, यह आप देखेंगे गुरु शिखर चोटी यह राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर यह क्या है साथियों स्थित है। और यहीं पे आप देखेंगे राजस्थान में इस गुरु शिखर चोटी पे जो माउंट आबू पर्वत है साथियों, वहां पे जैनियों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यही 2-3 क्वेश्चन आता है। एक दिलवाड़ा जैन मंदिर सबसे ऊंची चोटी, इसका विस्तार सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। इस नदी को, इस पहाड़ी को 2 भागों में काटने का कार्य करती है बनास नदी, ये भी क्वेश्चन आता है। ये 4-5 फैक्ट्स अरावली पर्वत से पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है दुनिया का प्राचीन वलित पर्वत कौन है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। 73.2% अभ्यर्थियों ने इसको सही जवाब देने का कार्य किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, और अपने दोस्तों को लेकर के आइए और बोलिए कि तुम टेस्ट दो, सर टेस्ट करवा रहे हैं, और सर जो टेस्ट करवा रहे हैं इस टेस्ट में तुम्हारा अच्छा नंबर आ रहा है तो तुम्हारा मेरिट बनेगा। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कंपटीशन है। चलिए यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, है ना। साथियों आपको बता दूं, जो आर.एच. व्हिटेकर महोदय थे, वह जो पादप जगत था उसको अलग अलग, है ना, उनको बांटने का क्या किए थे, कार्य किए थे अलग अलग वर्गों में, है ना। तो जिसमें यहाँ पे पूछा है कि 5 जगत का जो वर्गीकरण है यह किस बेस पे आधारित था। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा बायोलॉजी में बोटनी और जूलॉजी से क्वेश्चन आएगा, और पादपों का और जंतुओं का वर्गीकरण जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। पादपों का वर्गीकरण आपको भी पता है कि जो पादप जगत है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। आप लोग थैलोफाइटा का नाम सुने हैं, ब्रायोफाइटा का नाम सुने हैं। इस तरह से जो बंटवारा है ना, इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिए। जंतुओं का भी बंटवारा आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो यह उसी का क्वेश्चन है, पादप जगत के वर्गीकरण से। कह रहा है किस पर आधारित था, तो साथियों कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि पे यह क्या था, आधारित था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 36% अभ्यर्थियों ने इसको सही जवाब दिया है।
साथियों आपको बता दूं कि जब जंतुओं का या पादपों का या किसी भी चीज का हम लोग बंटवारा करते हैं तो एक बेस जरूर, एक लक्षण को बना लेते हैं या कुछ यूनिक चीज ऐसा पकड़ लेते हैं कि जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, और फिर एक के आधार पर हम लोग सभी को बांटने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए मानव जगत में ही हम लोग का बंटवारा करना है तो साथियों हम लोग आते हैं स्तनधारी में, है ना, और स्तनधारियों का जो लक्षण है, जैसे सिंपल में मान लीजिए एक पुरुष वर्ग है, एक महिला वर्ग है। अगर बंटवारा करना है तो आप देख लीजिए पुरुषों का जो कल्चर है, कल्चर अलग है, महिलाओं का आप देख लीजिए पहनावा वेशभूषा उसका क्या है, अलग है। मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बंटवारा का, है ना, किस प्रकार से वर्गीकरण जंतुओं का किया गया है। एक पुरुष के अंदर का जो क्वालिटी होगा, शारीरिक बनावट है, उसी तरह से सभी पुरुषों का शारीरिक बनावट क्या होता है जिस प्रकार से एक महिला का शारीरिक बनावट है उसी प्रकार से सबका होता है। उसी प्रकार से इस धरती पे बहुत ऐसे जीव हैं जिसमें एक के बारे में हम पढ़ते हैं सभी के बारे में समझ जाते हैं ना। तो इसी पर जो पादपों का वर्गीकरण किया गया साथियों, इसमें आप देख लीजिए आधार बना के किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने करवाया था, है ना। चलिएगा, फैक्चुअल डेटा है ये, फैक्चुअल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आजिए, कह रहा है कि भारत की कौन सी पहली पंचवर्षीय योजना चलिएगा, कह रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको 58.9% अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना को आपको पढ़ के जाना है, इकोनॉमिक्स में आरबीआई के फंक्शन को पढ़ के जाना है, उसकी नीतियों को पढ़ के जाना है। साथ ही साथ आर्थिक शब्दावलियां, मैं बार बार कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का आर्थिक शब्दावलियां आप लोग पढ़ लीजिए, यही से सारा क्वेश्चन आएगा। आर्थिक शब्दावलियां का मतलब कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनपीए क्या है, विमुद्रीकरण क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है अर्थात भुगतान संतुलन क्या है, और साथ ही साथ कुछ बैंकिंग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में इतना ही पढ़ना है। 7 क्वेश्चन आएगा बिहार पुलिस में, और इस 7 क्वेश्चन को करने के लिए आप सिर्फ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पढ़ करके साथियों आप 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और 4 क्वेश्चन 7 में 4 कर लिए, ये आपके लिए क्या है, सफिशियंट है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं 19,838 पदों के, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो साथियों मैथिली शरण गुप्त की जो रचना नहीं है इसमें पथिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे ऑप्शन में बहुत सारे अभ्यर्थियों का साकेत दिखा रहा था, है ना साथियों, साकेत नहीं होगा, सुधार कर लीजिएगा, यहां पे पथिक होगा। और कल मैं बोला था कि आप लोग जितने रचना और रचनाकार हैं साथियों उसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, प्रत्येक सेट में आएगा। ये प्रीवियस ईयर का है, जो भी मैं कराता हूं प्रीवियस ईयर का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो साथियों जनहित याचिका का जो प्रवर्तक माना जाता है जस्टिस पीएन भगवती को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 68.8% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। सबसे बड़ी बात है कि जनहित याचिका होता क्या है साथियों, अगर कहीं पे सामूहिक रूप से न्याय की बात हो, ऐसे स्थिति में जनहित याचिका क्या की जाती है, दायर की जाती है। पीआईएल क्या की जाती है, दायर की जाती है, जिसमें किसी एक व्यक्ति का न्याय नहीं होना होता है। न्याय होगा तो पूरा एक समूह का क्या होगा, न्याय होगा। तो इस तरह का जो व्यवस्था का जो प्रवर्तक थे साथियों जस्टिस पीएन भगवती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है, चलिए हम लोग संबंध को देखते हैं। पहले यहां पे देखिए, जीएनपीएमपी बराबर एनडीपीएमपी प्लस मूल्य ह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध, है ना, साधन आय, है ना। तो ये वाला नहीं है साथियों, ये फॉर्मूला है। आप लोग डायरेक्ट इसका ऑप्शन याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, मैं बार बार कहता हूं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे तभी आपसे क्या होगा, बनेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है साथियों, यहां पे देख लीजिए क्या पूछा है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस द मोस्ट यूज ऑफ नोटिस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, है ना। तो कह रहा है कि द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑथोरिटी। दूसरा कह रहा है टाइटल,
डेट एंड, है ना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडिंग। क्या हो जाएगा? हेडिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी लग रहा है ना। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस, है ना। द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, है ना। नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑथोरिटी, टाइटल, डेट एंड हेडिंग, है ना। चलिएगा साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ना, कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे क्या होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आ जाइए साथियों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। कह रहा है जब बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किया गया तो यह किस आंदोलन का हिस्सा था। कहने का मतलब यह है ना कि वह कौन सा इतिहास में आंदोलन चला है जिस आंदोलन के समय चौकीदारी कर का क्या किया गया? विरोध किया गया बेगूसराय जिला में। कहां पे? बेगूसराय जिला में। साथियों आपको बता दूं कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे इसी सेट में, उनके सेट में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपके सेट का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका 10 है, उसका आंसर वहां पे है, आप लोग देख लीजिएगा। साथियों आपको बता दूं जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी 1930 में चला रहे थे, तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो चौकीदारी कर है, चौकीदारी कर के जो चौकीदारी कर है इसका विरोध किया गया। कहां पे? बेगूसराय में। अर्थात वहां के लोगों ने उस कर को देने से क्या कर दिया था? मनाही कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है साथियों प्यार से नियम को तोड़ना, बस सामान्य शब्दों में समझ जाइए। और गांधी जी ने इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप देखेंगे उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का क्या किया था? प्रयास किया था, है ना। गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, आंदोलन में आपको मैं एक दिन और बताया था, सबसे पहला आंदोलन उनका चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। बिहार में वह चंपारण की धरती से सत्याग्रह की शुरुआत किए, है ना। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद 1917 में 18 में वो जाते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, वहीं पे पहली बार अनशन भी करते हैं। 18 के बाद साथियों 1919 में रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। 1920 में खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हैं। 1920 से 22 आप देखेंगे असहयोग आंदोलन करते हैं। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं और अंतिम रूप से उनके द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसमें उन्होंने नारा दिया करो या मरो, है ना। चलिए गांधी जी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो साथियों अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने पर जब मजबूर किया वह जापान ने किया। जापान ने क्या किया? पर्ल हार्बर पर उन्होंने हमला कर दिया, है ना। और यहाँ पे जो अमेरिकी नौसेना था उसका बेस था, उसको ध्वस्त करने का क्या किया? जापान ने प्रयास किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 699 अभ्यर्थियों ने इसमें से 68.5% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। कह रहा है कबीरदास के पदों का संग्रह कहां है? कबीरदास के, तो साथियों कबीरदास के जो पदों का संग्रह है यह है बीजक में। आपको बता दूं कबीरदास के जो शिष्य थे, उनके शिष्यों ने उनके विचारों को इसी ग्रंथ में उन्होंने क्या किया? समाहित करने का प्रयास किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50% अभ्यर्थी सही जवाब दिए हैं। साथियों जिनका तादाद 50% से ऊपर है, प्रत्येक क्वेश्चन में 50% से अभ्यर्थी सही जा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्या होगा? बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 ही है ना, सॉरी 13 है। कह रहा है मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है ना, किसके द्वारा रचित है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा संचदेव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है साथियों न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल का आंसर आप लोग को डायरेक्ट मैं बता देता हूं, आप लोग इसका बना लीजिएगा, है ना। न्यूमेरिकल का है ना सी 2 ओम आ जाएगा। साथियों जो मैथ है, मैथ का एनालिसिस नहीं करते हैं, इंग्लिश का भी नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको आप लोग क्या करिए? पढ़ लीजिए, है ना। उसको भी करेंगे तो समय लग जाएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा में के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? तो साथियों 2026 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। कह रहा है कि गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो साथियों गोलघर का निर्माण जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी बट गए हैं, है ना, 4 धाराओं में बट गए हैं। अर्थात
किसी को भी सही आंसर क्या है पता नहीं है। सभी अभ्यर्थी फंसे हुए हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा कि लॉर्ड हार्डिंग होगा कि सर जॉन होगा। और आप देख लीजिए इसमें चारों अभ्यर्थी फंस गए हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग्स को मारे हैं इनका क्या है परफॉर्मेंस अच्छा है, ये पहले से रटे हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में क्या किया था, भाग लिया था। तो साथियों ये भाग लिया था किसने, फणींद्रनाथ घोष ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं, आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं। क्या आप लोग पढ़िए, समय कम है, बहुत समय कम है। अगर आप इतिहास में पढ़ना चाहते हैं साथियों तो सिर्फ और सिर्फ आप बिहार का क्रांतिकारी गतिविधि को पढ़ लीजिए। बिहार में जो भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियां हुई उसके बारे में पढ़िए। साथ ही साथ ये आपका गांधी युग को पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत में 2 चीज पढ़ के जाइए। यहां से क्वेश्चन आना होगा तो आएगा, यही से आएगा, बाकी चीजों से नहीं आएगा। बाकी चीजों से आएगा तो आप बना लेंगे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना है। साथ ही साथ मध्यकालीन भारत में सूर्यवंश को आप पढ़ लीजिए, इसको मत छोड़िएगा। शेरशाह सूर्यवंश को पढ़ लीजिए, एक चैप्टर ये। मन करेगा तो भक्ति आंदोलन पढ़ लीजिए, पिछला बार पूछा है तो इस बार भी पूछेगा। एंशिएंट का भी मैं बता दिया हूं कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हड़प्पा पढ़ के जाइए, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ के जाइए। साथ ही साथ आपको हम बताए थे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, महाजनपद और मौर्य वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में पढ़ के जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं, हिस्ट्री में पढ़ना है, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, फंस जाएगा, है ना। बचे हुए समय में आपको ये पढ़ना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सा कह रहा है कि कौन सा कथन एनपीए, सॉरी कितना नंबर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के बारे में सही, एनपीए के बारे में सही है। साथियों आपको बता दूं एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन नंबर नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ना। साथियों आपको भी पता है कि बैंक क्या होती है, बैंक का काम है लोन देना। बैंक लोन देता है तभी क्या होता है, बैंक चलता है। लोन नहीं देगा तो बैंक डूब जाएगा, बैंक चलने वाला नहीं है। तो बैंक जिसको लोन दे देता है, बहुत सारे फर्मों को लोन दे देता है, बहुत सारे लोगों को लोन दे देता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है साथियों कि वो लोग चुका नहीं पाते हैं जिसको वो लोन देता है। ऐसे स्थिति में वह पैसा क्या होता है, बैंक का फंसा रहता है। तो ऐसे फंसे हुए पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। और यह जो एनपीए होता है साथियों, आप देखेंगे बैंक और लोन लिए हुए व्यक्ति में दोनों में बाद में समझौता होता है और समझौता करके सेटलमेंट किया जाता है, जिसमें बैंक कहता है कि चलो तुम जितना ही दे सकते हो उतना दे दो कम से कम, है ना, लेकिन लोन दो, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, फिर पढ़ लीजिए, कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है। पहला कह रहा है वे बैंक द्वारा किसी वित्तीय संस्थान को दिए गए ऋण है जो उधारकर्ता ब्याज मूल राशि में चूक करता है या देरी करता है। अगला कह रहा है बैंकों को एनपीए से कोई आय करने की अनुमति नहीं है ना, ये गड़बड़ है। एक ऋण चुकौती है जो 1 साल में अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। साथियों 1 साल से देरी हो जाएगा ना तो उसको बैंक एनपीए की कैटेगरी में समझने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, है ना, अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभक, है ना, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभक हाँ प्रकूट है। साथियों सबसे पहला नंबर चीज प्रकूट ये है क्या। साथियों आपको बता दूं जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, कोशिकाओं में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह न्यूक्लियोटाइड का काम होता है साथियों कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का क्या करना, पहचान करना, है ना। ऐसे स्थिति में या समझ लीजिए सामान्य भाषा में जो प्रकूट है यह न्यूक्लियोटाइड का समूह है और न्यूक्लियोटाइड 3-3 के संख्या में होता है जो कोशिका के अंदर रहता है। तो जो प्रकूट है मेन यहाँ पे कौन सा प्रारंभक प्रकूट है, प्रारंभक प्रकूट के बारे में बोला है तो ये हो जाएगा AUG। साथियों आप लोग जब पढ़ेंगे ना सेल के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो उसी समय आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आ जाइए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, सॉरी इंग्लिश का नहीं, ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है व्हिच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन
कैबिनेट, है ना। राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग करता है ना, अपने यूनियन कैबिनेट के सलाह पे, एडवाइस पे करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में हो गया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ना। सेवानिवृत्त, आपको बता दूं साथियों कि जो संसद है, संसद में तीन चीज है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तो जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और लोकसभा वाले अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। कितने साल का, 6 साल का होता है। तो इन्हीं के बारे में पूछा है, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में क्या सही है, अर्थात उनकी सदस्यता जब निरस्त हो जाएगी तो उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, ये गलत है। सही हमको निकालना है, क्या निकालना है, सही निकालना है। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी क्या है, गड़बड़ है। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते, ये भी गड़बड़ है। उनका कितनी भी बार, है ना, कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का ये सब क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं, है ना। तो साथियों प्राथमिक जाइलम है, क्या हो जाएगा, प्राथमिक जाइलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं कि जो पौधे होते हैं, पौधों में 2 नलिकाएं प्रमुख है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है साथियों, यह जल का परिवहन करता है, किसका, जल एवं खनिज का परिवहन करता है। और जो फ्लोएम का काम होता है साथियों, फ्लोएम ये पौधों में आप देखेंगे पोषक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। अर्थात पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन तैयार करते हैं, उस भोजन को फ्लोएम क्या करता है, पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम मतलब जल, आप समझ लीजिए, इसको याद करने का तरीका है। जाइलम मतलब जल, आप फ्लोएम मतलब फल, अर्थात पौधों में जो खाना पानी फल पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम करता है। फ्लोएम नल क्या करती है, और जो जाइलम होता है ये जल प्रवाहित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22-23, हाँ चलिएगा। कह रहा है यहाँ पे संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या है, संचयी आवृत्ति वितरण का क्या है, आरेख क्या है। तो इसका हो जाएगा साथियों आवृत्ति वक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साथियों जहां पे समय देने वाला है वहीं पे देंगे, जो फैक्चुअल डेटा है उसको जल्दी निकालेंगे, है ना। चलिए कह रहा है 24 में 24 निम्न में से बहुलवादी हैं, बहुलवादी के समर्थक कौन है, इस तरह से सवाल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन समझ जाइए इसका। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है दुर्खिम ब्राडले, फिगिस मेरी फोले और तीसरा है लास्की बोसांके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों सबसे बड़ी बात है कि बहुलवादी है कौन, है ना, ये सबसे बड़ी बात है, ये समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथियों बहुलवादी वो लोग होते हैं जो विविधताओं का समर्थन करते हैं, अर्थात सबको एक नजरिए से देखते हैं। जैसे आप देख लीजिए भारत विविधताओं का देश है, भारत में अलग अलग कल्चर है, भौगोलिक रूप से भी अलग है। आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से भी भारत क्या है, अलग है, विविधताओं से भरा देश है। आप देख लीजिए उत्तर भारत में आप देखेंगे पहाड़े हैं, है ना, हिमालय है, तो पहाड़ी इलाका के लोगों का कल्चर अलग है। उत्तर पूर्वी भारत का पहाड़ी इलाका है, वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है। मैदानी क्षेत्रों पे जो गंगा क्षेत्र के इलाके में लोग रहते हैं उनका कल्चर अलग है। जो पठारी क्षेत्र में दक्षिण भारत में रहते हैं, है ना, उनका कल्चर क्या है, अलग है। कहने का मतलब ये है भारत विविधताओं का देश है। इस विविधताओं में भी आप देखेंगे भारत एक है ना, भारत विविधताओं में भी एकता वाला क्या है, देश है। तो इन सभी लोगों को एक नजरिए से देखने का जो कार्य करते हैं वो बहुलवादी लोग करते हैं, है ना। इन लोगों का अपना थ्योरी होता है, वो प्रूफ करने का कार्य करते हैं। तो उसी के समर्थक या कह लीजिए लास्की और बोसांके है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों एक बच्चा कमेंट किया था, सर आप जो क्वेश्चन कराते हैं वह क्वेश्चन क्या होता है, हम जो सेट लगाते हैं उस सेट से मैच नहीं करता है। तो साथियों आपको बता दूं कि हम जो क्वेश्चन कराते हैं
वह सीएसबीसी का क्वेश्चन कराते हैं। सीएसबीसी जो एग्जाम में पूछा हुआ, ये सब विगत वर्षों का क्वेश्चन है, आप जाकर के खंगाल लीजिएगा, इतिहास है ना, सारा क्वेश्चन खोजिएगा आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आप लोग मार्केट वाला और बाजारू कंटेंट मारते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा सेट तैयार किया जाता है कि आपको अच्छा लगे, और आपको अच्छा लगेगा, सेट में 70 नंबर 80 नंबर आएगा तो आप उनका सेट क्या होगा, प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे, मार्केट में बिकेगा। उनको रिजल्ट से मतलब नहीं है, अगर वो भारी सेट तैयार कर देंगे, ओरिजिनल सीएसबीसी के जैसा सेट तैयार कर देंगे और आपका सेट में 30 और 40 नंबर आने लगेगा तो आप उनका सेट छोड़ देंगे, सेट उनका लगाएंगे नहीं, तो उनका मार्केट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो सेट तैयार करते हैं, रियलिटी वाला तैयार करते हैं, जो एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन को आप झुठला नहीं सकते हैं, ये 8415 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाइए आप खोज लीजिए वहां पे, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मटेरियल है। हम चाहते हैं आपको रियलिटी दिखाए और उस लेवल का क्वेश्चन कराए जो सीएसबीसी का क्वेश्चन क्या होता है, तैयार होता है। हम लोगों का क्वेश्चन लगाना मतलब साथियों आप समझ लीजिए ओरिजिनल कंटेंट आप लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, हम लोग धोखा में रखने का कार्य नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? तो साथियों यह एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 26 नंबर है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? तो साथियों मुद्रा बाजार का जो उपकरण नहीं है, अधिमान शेयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि जो केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही है वो कौन है? साथियों RUBP है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल डेटा है, देखिए सब रटा हुआ है, मार दिया इसको 45%। कह रहा है कि 1830 के दशक में पटना नगर किस चीज का केंद्र था? तो साथियों 1830 में पटना जो केंद्र था वह बहावी आंदोलन का केंद्र था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आपको बता दूं है ना, मध्यकाल में इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ था, अरब से जो अन्य देशों में क्या हुआ था, फैला था। इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी उस कुरीतिया को खत्म करने के लिए यह आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जिसके प्रवर्तक भारत में आप देखेंगे इस मोमेंट को आगे बढ़ाने वाले थे सर सैयद अहमद खान थे। और सर सैयद अहमद खान जब पटना में आंदोलन वो करते हैं, पहुंचते हैं, उनकी यात्रा पटना में होती है साथियों, तो आप देखेंगे बहावी आंदोलन का मुहिम पटना में क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो बहावी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि यह रिपीट भी कर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को नियामत ए खुदाई कहा जाता था? तो साथियों ये नियामत ए खुदाई कहा जाता था बलबन को, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति को क्या किया था, अपनाया था, है ना। साथियों सबसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे है ना, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में हमको पसंद करते हैं, सच में पसंद करते हैं, तो मैं मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया हूं, है ना, मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया हूं, आधुनिक मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उस क्वेश्चन का वीडियो पड़ा होगा प्लेलिस्ट में, आप लोग जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना होगा, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट, हो सके तो उसमें सारा आप पढ़ जाइए, समय है तो सब पढ़ जाइएगा प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। उसमें हम सारा बिहार का स्पेशल हिस्ट्री हम पढ़ा दिए हैं, वो जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम दिल्ली सल्तनत कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं, वह वीडियो जरूर देखिएगा। और उस वीडियो को देख लिए साथियों तो आपका समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत कंप्लीट, दिल्ली सल्तनत नहीं, आप समझ लीजिए आपका मेडिएवल हिस्ट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट। वह वीडियो देख लीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री वाला भी देख लिए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जरूर देखिएगा। ये सब सारा क्वेश्चन वहां पे इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन जो भी है ना, सबका एकदम ऑपरेशन हम कर दिए हैं, जाके वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। साथियों आपको बता दूं कि हम हिस्ट्री से ही पढ़ाई किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना हिस्ट्री ऑनर्स से हम वहाँ पे पढ़ाई किए हैं साथियों। मेरा PG है, PG हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और ये जो पढ़ाई है साथियों मेरा 2015 में PG कंप्लीट हो गया था, तो आप लोग सोच सकते हैं, है ना। अभी बहुत सारे लोग 2005 में हम मैट्रिक किए थे, उस समय बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो एक होता है ना तजुर्बा, या हम लोग जब पढ़ते थे साथियों तो बहुत पढ़ते थे, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के घबरा जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर कह रहा है क्या चीज कि बिहार 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या थी, है ना। तो साथियों 534, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस
शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किए, तो साथियों राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी राजस्थान नहीं, एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी के पद पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे ये इंग्लिश का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 के बाद 33 है ना, कह रहा है बिहार में नदी प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों बिहार में नदी प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक अपशिष्ट अर्थात औद्योगिक कचरा का नदी में गिराया जाना है ना। दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं आप देखेंगे वो झारखंड से सटा हुआ है, और झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है वो रूर प्रदेश है, तो उधर से जो नदियां निकलती है बहुत सारी जो बिहार में प्रवाहित होती है, तो उसमें औद्योगिक कचरा देखने के लिए मिलता है। शहरों का भी कचरा हम लोग क्या करते हैं, डालने का कार्य करते हैं। नदी के किनारे जानवरों को भी हम लोग धोने का कार्य करते हैं, अर्थात इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 89 अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। और आपको मैं हिंट दे रहा हूं साथियों, अगर इस तरह का सवाल आए ना और उसमें लिखा हो ना उपयुक्त सभी, अगर आपको नहीं पता है कुछ भी ना, तो आप लोग रिस्क ले लीजिएगा, उपयुक्त सभी मार दीजिएगा। ऐसे सवालों में ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, 90% सही ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेटें सीमाओं को भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे प्लेट सीमाओं को आप सारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है क्या चीज साथियों कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा है ना, न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो साथियों न्यून प्रतिरक्षा जो होता है इसकी संख्या में गिरावट का कारण होता है टी लसिकाडुओं। कौन सा, टी लसिकाडुओं। साथियों आपको बता दूं जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस है ना, ये आपके इम्यूनिटी को क्या करता है, कमजोर करता है। इम्यूनिटी किस प्रकार से कमजोर होगा साथियों, जब टी लसिकाओं की संख्या में लगातार गिरावट आएगा तो आपका इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो यह सवाल आपको वही पूछा था कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किस संख्या में गिरावट के कारण होता है, तो टी लसिकाओं है ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको मारे हैं क्या चीज, श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC इसलिए सोच के मारे हैं कि WBC को शरीर का बॉडीगार्ड कहा जाता है ना, ये भी इम्यूनिटी का कारण है, इम्यूनिटी को ये भी बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी लसिकाडुओं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन है ना कब और कहां आयोजित किया गया था। तो साथियों ये आयोजित किया गया था 1961 में बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है ना। बेलग्रेड आप देखेंगे यूगोस्लोवाकिया देश है, उसी का एक शहर है बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो ये महानदी को उड़ीसा का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। महानदी उड़ीसा की शोक नदी है, ऑप्शन नंबर डी, जो बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो दामोदर नदी का क्षेत्र है या छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती भी है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो तवा है, तवा किस नदी की सहायक नदी है। तो साथियों जो तवा नदी है यह नर्मदा नदी की क्या है, सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी है साथियों, ये आप देखेंगे अमरकंटक चोटी से निकलती है, जो प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में ये क्या करती है, अपना जल विसर्जित करती है। तापी नदी भी अरब सागर में जल विसर्जित करती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है ना, इसे वृद्ध गंगा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। साथियों आपको बता दूं ना, भारत की नदियां और बिहार की नदियां हम पढ़ा दिए हैं, जाके उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। 39 40 पे आते हैं ना, कह रहा है कि इंदौर के समीप जानापाव पहाड़ी स्रोत है, जानापाव पहाड़ी स्रोत है, किसका है ना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापी नदी का, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भेड़ा घाट के समीप है ना कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो साथियों जबलपुर में नर्मदा नदी ये क्या करती है, भेड़ा घाट के समीप एक बहुत ही मनमोहक या खूबसूरत दृश्य निर्माण करने जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा है ना।
चलिए, शरावती नदी पर आप देखेंगे यहाँ पे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात भी आपका है कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? साथियों यहाँ डेल्टा से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, VVI क्वेश्चन है, तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। ताप्ती नदी क्या होती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिएगा साथियों, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और टेस्ट दीजिए। बस मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो साथियों हम लोग कट ऑफ भी और अच्छा से बता देंगे, है ना। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, भारत के पूरब में बे ऑफ बंगाल है और पश्चिम में अरबियन सी है ना, और नीचे में इंडियन ओशन है ना। प्रायद्वीपीय पठार का, है ना, ये वाला हिस्सा आपका प्रायद्वीपीय पठार है साथियों। ये देखिए, ये आपका हिस्सा भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार है। यह जो प्रायद्वीपीय पठार का जो उच्चावच है, यह उच्चावच कुछ इस प्रकार से है, इधर उठ करके इधर झुक गया है, पूरब की तरफ क्या हो गया है? झुक गया है। आप कल्पना कर लीजिए, ज्योग्राफी कल्पना का चीज है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है अर्थात दक्षिण भारत है साथियों, उसका उच्चावच कुछ इस प्रकार से होकर के इधर झुक गया है पूरब की तरफ, और पश्चिमी हिस्सा जो है ये कगारनुमा है, एकदम खड़ा है, एकदम क्या है? खड़ा है। तो साथियों ऐसे स्थिति में जो पश्चिमी, जो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है ना, प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर पश्चिमी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट पर्वत से जो भी नदियाँ निकलती है प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के पूरब की तरफ ढाल होने की वजह से सभी की सभी नदियाँ जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे महानदी हो, सब की सब नदियाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा कुछ नदियाँ ऐसी हैं, है ना, जो हिमालयी नदियाँ हैं, और हिमालयी नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है साथियों गंगा नदी है। ये गंगा नदी भी आती है भारत के 5 राज्यों से बहते हुए, है ना। जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके साथियों ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो नदियां लंबी दूरी तय करती है, जैसे गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी नदी हो गया, ये लंबी दूरी तय करती है। इस वजह से यह अपने साथ बालू, मिट्टी, गाद, कचड़ा को लेकर के आती है, और यह समुद्र के किनारे ला करके बिछाने का क्या करती है? कार्य करती है। और समुद्र के किनारे जब ला करके उन मिट्टी को बिछा देती है साथियों, ऐसे स्थिति में डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। डेल्टाई क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है, आप देखेंगे नमी युक्त वाला क्षेत्र होता है, और नदियां लंबी दूरी जो तय करती है, अपने वृद्धावस्था में नदियां जब जाती है उस समय वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो भारत में डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं, गोदावरी भी है, गंगा भी है, महानदी भी है, कृष्णा भी है, सभी की सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि लंबी दूरी तय करती है। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। जो अरब सागर में नदियां गिरती है, जो कम दूरी तय करती है, वह एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का, या फिर इसको आप कह लीजिए ज्वार नद मुख का यह निर्माण करती है। किसका? ज्वार नद मुख का। ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। अर्थात तुरंत नदियां निकलती है पहाड़ों से और उससे समुद्र क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ऐसे स्थिति में नदियां अभी युवा अवस्था में ही होती है, तो नदियों की धारा और समुद्र की धारा टकराता है आपस में, आप देखेंगे, और पानी क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है। ऐसे घटना को हम लोग एस्चुरी कहते हैं, या ज्वार नदमुख का नाम देते हैं। तो उम्मीद है यह डाउट आपको खत्म हो गया होगा। दुनिया का नदियों के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है साथियों सबसे बड़ा, वह है सुंदरबन का डेल्टा, जो आपको बंगाल में स्थित है ना। बंगाल में और बांग्लादेश में 80% हिस्सा बांग्लादेश में, 20% आपको कहाँ पे? बिहार में है। क्षिप्रा नदी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है साथियों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43, है ना, थोड़ा और जल्दी करेंगे। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो साथियों चंबल नदी की ये सहायक नदी है। साथियों चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोन नदी, सोन नदी, ये सभी की सभी नदियां साथियों अपना जल ले जाकर के यमुना नदी में गिराती है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नदी वाला कर लीजिएगा आप लोग जाके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों की जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या है? तो साथियों कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? 45 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा झील है? तो सबसे बड़ा झील है साथियों कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? साथियों ये सब फैक्चुअल डेटा है। सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि किसके शासन काल में, है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाँ, किसके शासन काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी, है ना। तो साथियों आपको बता दूं जो ब्लैक होल की घटना है यह सिराजुद्दौला के काल में हुई थी 1756 में।
1756 में। जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम आप आज के समय में देख रहे हैं, उसी कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सिराजुद्दौला ने क्या किया था, एक काल कोठरी में, है ना, जिसमें आप देखेंगे खिड़की नहीं था, उसमें अंधेरे कमरे में 146 लोगों को वह क्या कर दिया था, 146 लोगों को बंद कर दिया था। अगले सुबह दरवाजा खुला तो मात्र 20-25 लोग क्या हुए थे, बचे थे। इस तरह का ये कहानी है, हॉलवेल ने इसको बयान किया है। तो हो सकता है सही हो या फिर मनगढ़ंत कहानी हो, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था, ठीक ना। कह रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, सिखों के बारे में पढ़ के जाइएगा, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, खास करके इनका संबंध बिहार से है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो साथियों प्लासी का युद्ध था 1757, ये जरूर याद रखिएगा। 1764 हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ये कंफर्म हो गया कि अंग्रेजों को अब कोई हराने वाला नहीं है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को, है ना, आप ऐसे समझ लीजिए, प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज जीते तो पहली बार भारत की भूमि को प्राप्त किए, ऐसे समझिए, है ना। बक्सर के युद्ध के बाद अब ये कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिए, अर्थात अब यहीं से पैसा वो जनरेट करने लगे। अंग्रेजों के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण दो युद्ध है, एक है प्लासी और एक है बक्सर, एक 57 में, एक 64 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित किया गया, है ना। तो साथियों वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, नहीं सॉरी, किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई, तो साथियों यहां पे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी एक्ट के तहत वहां पे स्थापना हुआ था, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अब आते हैं 53 पर। 53 देखिए क्या है, किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, तो साथियों ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अब थोड़ा स्पीड और भी किया जाएगा। साथियों बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यही बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने क्या किया था, इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। साथियों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डालने का कार्य करिए। साथियों आपको बता दूं कि आपको मैं कैलकुलेशन बताया हूं। साथियों हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं, इस टेस्ट में जितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आप 10% में आने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए 4000 अभ्यर्थी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसमें यदि आप इसका 10%, 400 में आपका रैंक है ना, तो आप रिजल्ट डिजर्व कर रहे हैं। 21,391 में आपका रिजल्ट होगा। अगर आप 10% से बाहर चल रहे हैं तो आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा, है ना। थोड़ा दिन वेट करिए, हम लोग कट ऑफ भी बताएंगे, है ना। फार्मूला उसके लिए डिजाइन कर रहे हैं साथियों, फार्मूला से कैलकुलेट होता है ना। आप लोग काम करेंगे तो एक्सेल सीट पे उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है, उस फार्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, फार्मूला बन जाएगा, कट ऑफ बताने लगेंगे, है ना। प्रत्येक दिन का कट ऑफ आपको बताएंगे। 56 देखिए क्या कह रहे हैं, 56 नंबर कह रहा है बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ, है ना, AITUC की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों यहाँ पे 1920 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए फैक्चुअल डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो राजभाषा में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा में हम लोग नहीं रखते हैं ना, संवैधानिक रूप से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्कृत भाषा, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा अपभ्रंश वाला है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है, तो साथियों पाली भाषा या संस्कृत की अपभ्रंश है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो रूढ़ शब्द साथियों पशु है। वे शब्द जिसको तोड़ने के बाद कुछ बने ही नहीं, उस शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे प और सु, इसको तोड़िए, प और सु, प और सु से कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा, है ना। इस वजह से ऐसे शब्दों को कहते हैं रूढ़ शब्द। इसमें देख लीजिए वचन प्लस आले, ये बन गया। विद्या प्लस आले, विद्या का भी अर्थ है और आले का भी अर्थ है। विद्या मतलब ज्ञान, अर्थ मतलब घर, ज्ञान का घर। वचन प्लस आले, है ना, वचन मतलब वचन, आले मतलब घर। सम तल, है ना, सम मतलब समान तल, है ना, ऐसे समझ जाइए, है ना। लेकिन प आसु का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा ना। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द में आता है? तो साथियों परीक्षा हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे सब तत्सम कहलाते हैं, और उसी तत्सम से बन के आता है तद्भव। जब उसका हम रूपांतरण रूप पढ़ते हैं हिंदी में वह तद्भव कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्षीर संस्कृत भाषा का शब्द है, क्षीर का भी इस्तेमाल आधुनिक समय में हम लोग कर रहे हैं, तो क्षीर हो गया तत्सम, हिंदी भाषा में बोलने में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी क्षीर से निकल के आया है खीर, खीर का भी प्रयोग करते हैं, तो खीर हो गया आपको क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे वानर, वानर का हो जाएगा वानर, है ना, सॉरी वानर का बंदर, इस प्रकार से वानर संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो साथियों दंपति कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मुहावरे वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? तो अंतर के पट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र मंथन करना, है ना, समुद्र मंथन करना इसका अर्थ क्या होगा, है ना। चलिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है ये साथियों? 65 पे अभी हम लोग हैं, है ना। चलिएगा 63, हाँ, समुद्र मंथन करना इसका अर्थ हो जाएगा साथियों उद्देश्य को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फंस जाते हैं इस तरह के सवालों में, 54% अभ्यर्थी चले गए हैं ऑप्शन नंबर डी पे, बाकी के बट गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। चलिए भागीरथी, भागीरथी प्रयत्न का अर्थ क्या है? भागीरथी प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा साथियों अगला क्वेश्चन 71 पे आते हैं। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां पे हुई थी? तो साथियों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, और यहीं से आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का काम का शुरुआत होता है और पूरा विश्व में फैलता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन जो औद्योगिक क्रांति हुआ था यह किस वर्ष में हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आंसर देखेंगे, है ना, लाइक करेंगे उसको। चलिए अगला कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्न की श्रेणी में आते हैं? तो 14, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की समस्याएं क्या है? साथियों लघु उद्योग जो है इनकी समस्याएं क्या है? तो पहला पूंजी का भी अभाव है, समस्या है ना, अच्छा कैपिटल, ज़्यादा पैसा नहीं होता कि लोग बिजनेस को बढ़ा पाएं, है ना, विपणन जानकारी का अभाव रहता है, कच्चे माल का भी अभाव रहता है। साथियों आप गांव में कोई फैक्ट्री खोल देंगे, लघु उद्योग खोल देंगे तो आप देखेंगे सामान ही नहीं मिलेगा, कच्चा मटेरियल ही नहीं मिलेगा कि आप उसको तैयार करके शहरों में भेज पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप चप्पल का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और चमड़े का चप्पल बनाना चाहते हैं, तो चमड़ा अब आपको मिलेगा ही नहीं गांव में, वो बाहर से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप बना के भेज पाएंगे, है ना। तो इसका भी अभाव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 74, कह रहा है किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो साथियों राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सभी अभ्यर्थी जुड़ जाए। और आपको बता दूं कि एग्जाम तक हम लोग आपको बहुत कुछ देने वाले, बहुत कुछ देने वाले, बस इतना याद रखिएगा। 75 पर आते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 पे आते हैं। 76 ये कह रहा है निम्न में से किस प्रांत को सोयाबीन के खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो साथियों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का पैदावार ज्यादा होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, प्रति हेक्टेयर आ जाएगा तो पंजाब हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 1994 में जनसंख्या नीति के किस विकास समिति का गठन किया गया? तो स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 78 पे आ जाइए। भारत में गठित पहली सरकारी समिति थी, है ना, तो यहाँ पे पहली सरकारी समिति थी साथियों कृषि समितियां, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं 80 नंबर में। साथियों ये सब फैक्चुअल डेटा है, तो फैक्चुअल डेटा को जल्दी निकालना है, ठीक ना। कह रहा है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो साथियों करों से है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब फैक्चुअल डेटा है। कह रहा है वायु में क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायु निम्न क्या है? तो साथियों आपको बता दूं जो वायु होता है, वायु यह मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, बहुत सारे धूल कण होते हैं,
बहुत सारे इसमें जल वाष्प होते हैं, बहुत सारे जल क्या होते हैं, वाष्प भी होते हैं। मतलब यह कह लीजिए यह मिश्रण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 82 पे। कह रहा है कि रंगोली भारत की, है ना, भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है रंगोली? तो साथियों ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। कह रहा है कि कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों इस कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि पोंगल राज्य किसका प्रमुख त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का, ये भी याद रखें, सब फैक्चुअल डेटा है, फटाफट कर लीजिए, है ना। कह रहा है कि जो बैसाखी है किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पढ़े होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, आप देखेंगे बैसाखी के दिन ही लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे वहां पे। कह रहा है रथ उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी में, उड़ीसा में मनाया जाता है ना, उड़ीसा के पुरी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। और क्वेश्चन कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सा फिर खोलना पड़ेगा पीडीएफ, है ना। चलिए एक बार और खोलते हैं। 16 जून मेगा मॉक टेस्ट, है ना, चलिएगा देख लेते हैं साथियों। आप लोगों का जो रैंक मिलेगा, जो बार कोड पे स्कैन करके वहां पे आपको ये पीडीएफ दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे साथियों पूरा 86 के आगे नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। साथियों 86 के आगे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए 86 के आगे, है ना। 86 के आगे जो क्वेश्चन अगला है 87 का, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ क्वेश्चन क्या है ना। पूछ रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी वृत्त का, तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो 154 हो जाएगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 का आप लोग लगा लीजिएगा ए नंबर, है ना। चलिएगा उसी प्रकार से 88 पूछा है ना, 88, अच्छा 88 मेरे में भी गायब दिख रहा है, 88 मेरे पेज में नहीं दिखाई दे रहा। चलिए 88 का देख लिया जाएगा, उसमें आंसर की में आप लोग लगाएंगे होंगे टेस्ट, तो उसमें दिखाई देगा, है ना। 89 का आप लोग लगा लीजिए, एक राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है ना। एक राशि है, कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी धन को उधार दिया जाता है 3 वर्षों के लिए, है ना। समय दिया है 3 वर्ष, है ना, और उसका जो ब्याज आ रहा है साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, 600 रुपया। तो वह राशि पूछा है, तो वह राशि हो जाएगा 2000। तो इसका 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आप लोग लगा लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, है ना। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का, 90 नंबर का साथियों आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, है ना, 90 का बी नंबर लगा लीजिएगा। 91 का आप लोग लगा लीजिएगा साथियों, 91 का पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूनम गुप्ता को साथियों नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 91 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के बावजूद भारत में 2025-26 के लिए अपनी आर्थिक वृद्धि का अनुमान रखा है। तो 6.3 से लेकर के 6.3 से 6.8, ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो 92 का हो जाएगा बी, ठीक ना। 93 साथियों, 93 में पैराग्राफ है, नहीं सॉरी 93 पूछा है कि अप्रैल 2025 में भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में युवा छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू हुआ? तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 93 का बी लगा लीजिएगा। 94 देखिए, बिहार में वट सावित्री मुख्यतः कब कौन मनाती है ना। तो साथियों यहाँ पे जो विवाहित महिलाएं होती है वह मनाती है त्यौहार वट सावित्री, तो 94 का डी हो जाएगा, ठीक। 95, 96 और 97 साथियों ये गद्यांश है, 95 और 96, तो 95 का आप लोग लगा लीजिएगा, गद्यांश पढ़ लीजिएगा, 95 का सी, 96 का सी, 97 का आप लोग लगा लीजिएगा सी, है ना। 95, 96, 97, 97 का सी, ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आएगा उसको आप लोग पढ़ के लगा लीजिएगा, है ना। उसके बाद से 98 में बोल रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है? तो साथियों इंसुलिन हार्मोन का संबंध अग्नाशय से है, तो इसका 98 वाला आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 99 का बता देते हैं क्या होगा। कह रहा है मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है, इसका लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। और 100 नंबर क्वेश्चन जो है साथियों, 100 नंबर हमारे में भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें दिया था कि जो DNA का मॉडल प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? तो साथियों वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक वाला आप लोग सही कर लीजिएगा, है ना।
अब उसमें वाटसन व क्रिक ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है, सी नंबर है कि डी है, उस हिसाब से मार लीजिएगा। तो साथियों ये आपका पूरा 100 क्वेश्चन रहा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, हम लोग और एग्जैक्ट चीज बनाएंगे कट ऑफ। चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक